नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर पर। मैं दिनकर राणा में हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से नए मॉक टेस्ट को लेकर तैयार हूं मैं। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज आए हैं। तो हमेशा मैं 3 चीज़ें बताता हूं। देखो बच्चों, सिलेक्शन लेने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। फिर अपना सिलेबस होना जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है बच्चों। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस की कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनको ना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रिवीजन करना है मोर। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो वो कीजिए। और थर्ड काम करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट को क्या करना है बच्चों, एनालिसिस। कोई चीज़ जब नहीं आ रही, देखो जीके को लेके सीजीएल वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है सर याद नहीं हो रहा, कैसे करें। मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले क्लास जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो आप क्लास ले रहे हो उनको प्रॉपर लीजिए। क्या करना है अपन को, सबसे पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लासेज आप ले रहे हो उन्हें प्रॉपर लो, यानी कि नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स भी कौन से, हैंड रिटन होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे समझ में आ जाते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 3 से 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, फिर सारे आंसर आपको मिलने लग जाएंगे। देखिए, मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब कहने का सीधा सा है, मनुष्य में जो गर्दन है और सिर है, वो जॉइंट जो होता है उस जॉइंट को किस नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा है ये क्या है, गर्दन है और सिर। ठीक है, गर्दन और सॉरी ये सिर रहा, ये गर्दन रहा। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा ये सिर है और ये गर्दन है, तो ये सिर और गर्दन जो है वो किसके माध्यम से जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं पिवोटल या पिवोट जॉइंट बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट बोला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पिवोटल जॉइंट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल सोर्स इज करेक्ट। ये बताना है कि भैया कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए ध्यान से, खनिज पदार्थ जो विटामिन ए पपीता, देखो मैं आपको बताता हूँ, विटामिन पपीता जो होता है विटामिन सी का भी स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और लोह पालक बिल्कुल सही है। स्मिथ जो होते हैं वो आयरन का सोर्स होता है। यहाँ से बच्चे गड़बड़ कर देंगे, क्या गड़बड़ होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। क्या यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा विटामिन ए, मैंने क्या कहा विटामिन ए, तो विटामिन ए का सोर्स हमें बताया गया है पपीता है। और पपीता अच्छा सोर्स ए का होता है, लेकिन इसके अलावा सी का भी होता है। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लोह यानी कि आयरन, स्पिनिच होता है। जो पालक से हमें क्या मिलता है बच्चों, तो पालक से हमें प्राप्त होते हैं लोह, आयरन हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दोनों हमारे सही हैं। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हमें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। भारतीय जो अनुच्छेद है वो किससे हम संबंधित है, ये हमसे पूछा गया। कैसे संबंधित है वो देखिए कि वर्तमान राज्य के नामों में परिवर्तित करना, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन या संघ का नाम व राज्य। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना करना। जब कोई राज्य का गठन किया जाता तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो बोलते क्या, कैसे होता है प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बच्चों, असेंबली में पारित करना होता है। कहाँ पारित करना होता है, असेंबली है जो जिस राज्य की असेंबली वहां इसे पारित करना होता है। असेंबली में पारित होने के बाद ये कहा जाता है बच्चों पार्लियामेंट में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार इसे कहाँ भेजती है बच्चों, पार्लियामेंट में भेजती है। कहाँ भेजती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन करते हैं। डिसीजन के बाद ये होम मिनिस्ट्री में जाता है। कहाँ पे जाता है बच्चों, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय में जाता है। एक प्रोसेस होता है। उसके बाद लास्ट में कहाँ पर जाता है, ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास जाता है। कहाँ पर जाता है बच्चों, राष्ट्रपति के पास जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय में जाता है। तो एक ही प्रोसेस होता है नए राज्य बनाने का। ऐसा नहीं है कोई भी एक व्यक्ति चाहता है कि नया राज्य बना दीजिए और नए राज्य का गठन कर दिया जाएगा। नए राज्य का गठन करने के पीछे एक प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट को, लोगों को उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए। ये पूरा के पूरा प्रोसेस है, विधानसभा है, केंद्र सरकार है, संसद है, गृह मंत्री और राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की
का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु का अंडरलाइन करने के, देखो कई लोग बच्चे क्या करेंगे, कंट्रोल यू पे जाएंगे, CT+U कर देंगे, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो अपने क्या है कंट्रोल 4 से भी ये कार्य हो जाता है। अंडरलाइन करने का जो अंदर की विषय है, जिसे अंडरलाइन करने का जो कार्य किया जाता है कंट्रोल 4 के द्वारा भी किया जा सकता है और कंट्रोल U के द्वारा भी किया जा सकता है। ये बातें अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। संख्या संगठन से रिलेटेड पूछा गया, जैसे देखिए परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, सही बात है कि देखो आप ढंग से देखो एक बार, परमाणु की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है कि पहले तो ये क्लियर कीजिए, बोला बिल्कुल सर होती है। परमाणु की संख्या जो डिस्कस की जाती है वो बताई जाती है प्रोटॉनों की संख्या से बता दिए। द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, ये भी बात सही है। तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से C हो जाएगा। निम्नलिखित में से, इसमें ये थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, RBI है बच्चों, ध्यान रखना R है ये, इसमें गलत लगा हुआ है, RBI ही है ये। RBI लिखित मौद्रिक लिखित कौन सा संयोजक सही है, मतलब कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है, ये हमें आप बता दीजिए। गुणात्मक नगद कोष अनुपात, गुणात्मक नैतिक दबाव, परिमाणात्मक सीमांत आवश्यकता, गुणात्मक खुले बाजार क्रिया, यानी कि क्वालिटेटिव मॉरल ससेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य में नैतिकता का लाना, किसी को आदेश भी देना है, किसी को आदेश से मेरा मतलब ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर देना है, आदेश देना, तो कैसा होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। एथिकल यानी कि कैसा होना, नैतिकता होनी चाहिए। एथिकल से मेरा मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे नैतिकता होनी चाहिए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से B आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर स्थान पर रहने वाली जो स्पीसीज है या प्रजाति है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है निकोबार कबूतर। कौन सा है, निकोबार पिजन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, निकोबार पिजन क्या स्थानिक प्रजाति है, ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूं आपको, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलो उनके बारे में हम जानते हैं। आयरन मैन, लौह पुरुष, आयरन मैन। आयरन का मैन कहने के पीछे है कि ये अपनी जब कोई भी डिसीजन लिया करते तो वो दृढ़ संकल्प के साथ लिया करते थे। कोई भी डिसीजन लेते समय एक डिटर्मिनेशन होती थी कि मैंने ये कोई कार्यभार लिया है तो मैं ईमानदारी से इस कार्य को पूरा करूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन के कारण, दृढ़ निश्चय के कारण इन्हें ये चीजें कहा जाता है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं, है दृढ़ निश्चय क्या, लौह पुरुष। अब दूसरी बात आती है बच्चों ओटोमन। एक नाम आपने सुना होगा कि बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। ओटोमन बिस्मार्क, सॉरी ओटोमन, ठीक है ना, इन्हीं के बिस्मार्क, इनका पूरा नाम था ओटोमन बिस्मार्क। अब बिस्मार्क जो नाम है एक जर्मनी के व्यक्ति होते हैं जो जर्मनी का क्या करते हैं, बालकों एकीकरण करते हैं, जर्मनी का एकीकरण का कार्य करते हैं। तो भारत का एकीकरण, भारतीयों का राज्यों का संघ बनाने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है, 500 से अधिक रियासतों को एकजुट लाने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया, उनका नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री होते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत के क्या होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ध्यान रखना इनके बारे में। भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर होते हैं ये। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी होते हैं, फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं।
गृह मंत्री पहले और उप प्रधानमंत्री। ये बात आप लोग इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओटो बिस्मार्क, लौह पुरुष क्यों, किन किन कारणों से इन्हें कहा जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पार्ट 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 में क्या आता है, अब सुनिएगा यहाँ से, देखो 9th है यहाँ पे, वो मिसप्रिंट हो गया है। पार्ट 9th में क्या आता है, हमसे ये पूछा गया है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, पार्ट 9 का कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट भाग जो 9 का जो पार्ट है वो है पंचायत। क्या है बच्चों, पंचायत। वॉइस क्लियर है ना सभी को, हाँ पंचायत। पंचायत, ठीक है। पहली बार जो पंचायत समिति या पंचायत के चुनाव जो होते हैं वो राजस्थान में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, राजस्थान में होते हैं। और राजस्थान का अगर जिला अभी पूछ लिया जाए तो वो है नागौर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्टेट होता है दूसरे नंबर, वो होता है आंध्र प्रदेश। कौन सा बच्चों, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। बात समझ में आई कि नहीं आई। राजस्थान की अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या स्टेट के बारे में और एलोबरेट करें तो 2-3 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी। एक तो राजस्थान के बारे में हमें क्या याद रखना है, एक चीज़, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल हमें याद रखनी है। भैया कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है जयपुर, ठीक है। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। इसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कई बार, ठीक है। पिंक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। जयपुर की जो स्थापना होती है 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई जाती है। सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई जाती है, ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश की जब तरफ चलते हैं तो आंध्र प्रदेश से हाल ही में एक राज्य अलग हुआ है 2 जून 2014 को, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य अलग होता है, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में एक और बात याद रखना, भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था भारत के अंदर। भाषा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट होता है इंडिया में, ये फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। भाषा के अनुसार बना पहला राज्य था ये वो आंध्र प्रदेश से राज्य नया क्या बना, तेलंगाना की जो कैपिटल है वह है हैदराबाद, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। सॉरी, नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहा जाता है बच्चों, ठीक है, हैदराबाद। और हैदराबाद किसके लिए फेमस है, चार मीनार के लिए फेमस है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने नवाबों का शहर बताया, नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो लखनऊ को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर यानी कि सिटी ऑफ नवाब्स किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ की बात आई है तो एक और बात ध्यान रख लेना, यहाँ से एक चीज़ मुझे बताना कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मैं लखनऊ का मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस लखनऊ का बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे पर, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है एक स्टेट और उसकी कैपिटल के बारे में। दोनों चीज़ें हमें यहाँ से याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन करके पूछता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको छोड़ जाता हूँ, चलो मुझे बताइए कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर, लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात, लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया हमें एक और बता दो, लार्जेस्ट सिटी इन केरला। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, कि हमसे पूछा गया था कि गुजरात का लार्जेस्ट शहर कौन सा है और केरल का लार्जेस्ट शहर कौन सा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी हिमालय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये पूछा जा रहा है कि भैया बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा जो केंद्र है गोम्पा वो किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आपको देखो इनकी बेसिक स्टेट की जानकारी होनी जरूरी है, बुद्धिज्म के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि
बुद्धिज्म की जो शुरुआत होती है किस कंट्री से होती है, किस स्थान से होती है, ये आपको पहला तो बॉन्ड कहाँ पर होता है, इनका रियल नेम क्या था, ये सारे कमेंट बॉक्स में बताने बच्चों, क्लासेज में डिस्कस कर चुका हूँ। बॉन्ड कहाँ पे होता है, इनके वर्थ कहाँ पे होता है, रियल नेम क्या था, इनके फादर का नेम पता रहना चाहिए, डीओ भी पता रहनी चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछ लेता है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको हमसे पूछ लेता है कि भैया कहाँ जन्म हुआ था, इनका रियल नेम क्या था, इनके फादर का नेम क्या था, किस वंश से ये आते थे, तो ऐसे करके कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट दूंगा, आपको भी एक कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर्स करने हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बैंक कोषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बैंक कोष जो होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, बैंक रिजर्व, उनके बारे में कौन से कथन सत्य हैं, बैंक रिजर्व से रिलेटेड कौन सी बातें सत्य हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बैंक कोषों के संबंध में निम्नलिखित, इन कोषों को आंशिक रूप से नकदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है। बिल्कुल सही है। ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ तो भैया एक कैश के रूप में होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, फाइनेंशियल रूप में होते हैं। ठीक है, बैंक रिजर्व जो बनाए जाते हैं वो कुछ तो कैश के रूप में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है इसकी, और कुछ फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है बॉन्ड के रूप में या ऐसे कुछ करके ये रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है पूरा ही कैश रखा रहेगा, कुछ फाइनेंशियल से मेरा मतलब है बॉन्ड के रूप में भी रखे जा सकते हैं। बहुत सारे साधन होते हैं इनको रखने के। दूसरी बात, नगद कोष का अनुपात वह जमा राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी हुई है। सही बात है भैया, क्या बोल रहा है, जो किस कैश रिजर्व रेशो जो है, डिपोजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई में जो चीज़ रखी हुई है, जो आरबीआई में रखी हुई है, कमर्शियल बैंक का छोटा सा ये पार्ट होता है, डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ऑप्शन क्या हैं, ये सही है, डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए ऑप्शन दोनों कहां पर है, ये सी आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, दोनों की सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Arid soils are characteristically developed in which exhibit characteristics arid topography। हमसे पूछा जा रहा है कि शुष्क मृदाएं कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, शुष्क मृदा कहाँ पर मिलती है, ये हमसे पूछा गया। जैसे भारत का एक पार्ट ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा बना दिए, यहाँ से इसको सही कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये थोड़ा सही बन गया है। अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये शुष्क मृदा से रिलेटेड क्या बात बोली गई है, जिसमें क्या अभिलाक्षिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, साउथर्न उत्तर प्रदेश। साउथर्न जो उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा, देखो उत्तर प्रदेश में बनाता हूँ, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो साउथर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो विंध्याचल मध्य प्रदेश वाला पार्ट आ जाता है। अब साउथर्न उत्तर प्रदेश जब आता है तो मेरी बात बताओ, यहाँ पे एरिड मृदा पाई जाती है, शुष्क मृदा नहीं। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, यहाँ पे शुष्क मृदा नहीं पाई जाती। अब चलते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कहाँ पे चलते हैं, जो वेस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न यहाँ पे आ जाते हैं। वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, यहाँ से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, जैसे भरतपुर और धौलपुर आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र लग रहा होता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं मिलती, यहाँ पे भी ये कैसी शुष्क मिट्टी नहीं होती है। यहाँ पे कैसी होती है, मैदानी होती है बच्चों, मैदानी पार्ट मिलता है। और यहाँ काली मिट्टी मिलती है, काली और चिकनी मिट्टी, काली एंड चिकनी। ये कैसा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया क्या रहता है, ब्लैक सॉइल मिलता है बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा कंप्लीटली ब्लैक सॉइल नहीं है, नहीं वो तो राजस्थान के डूडाड़ी वाले भाग में मिलता है, छोटा सा पार्ट यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न से मतलब है ईस्टर्न राजस्थान ये हो गया और वेस्टर्न राजस्थान ये हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो कैसा, शुष्क है, क्योंकि यहाँ थार का मरुस्थल है बच्चों, थार डिजर्ट स्थित है। तो हमारा आंसर इसी को ध्यान में रखते हो, क्या आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न राजस्थान। क्या हो जाएगा, ईस्टर्न ये पार्ट हो जाएगा, इंडिया का नॉर्थ पार्ट ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा और वेस्ट ये रहा। तो वेस्टर्न राजस्थान ये है जहाँ की क्या होता है बच्चों, थार का रेगिस्तान मिलता है, जिसके कारण क्या है, एरिड सॉइल्स मिलती है। यहाँ पे कैसी सॉइल मिलती है, एरिड सॉइल मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो कि रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने क्या रचना की कि भैया लोक नृत्य शैली की, भारतीय नृत्य शैली की, नृत्य की अमेरिकन शैली की, नृत्य की फ्यूजन शैली, फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस, मतलब ये सभी में रिलेटेड थे, सभी में ये शामिल थे। नृत्य की फ्यूजन शैली, फ्यूजन शैली से क्या है, नृत्य के हर चीज़ में ये जुड़े हुए थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डांस जैसे आता, मैंने कहा नृत्य, डांस है फिजिकल एक्टिविटी होती है। डांस का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। डांस का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है हमें।
हमें जो नाट्य शास्त्र के बारे में सुनने को या देखने को मिलता है बच्चों, वो क्या मिलता है? नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया था। अब भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। अब नाट्य शास्त्र के बारे में एक और बात याद रखो कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, फिफ्थ वेद कहा जाता है, फिफ्थ वेदा कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं भरत मुनि? ठीक है, पंचम वेदा कहा जाता है। और डांस, अब डांस कितने टाइप का वो सुन लीजिए आप, इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। डांस है बच्चों 2 टाइप का, ठीक है ना, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एक बच्चों क्या है, क्लासिकल डांस है। एक कौन सा है बच्चों? क्लासिकल डांस। एक कौन सा है? क्लासिकल डांस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। और एक क्या बच्चों? फोक डांस है, जिसे हम बोलते हैं लोक नृत्य। ये इनका जो उदय शंकर जी का था, दोनों में ही हस्तक्षेप था। दोनों में क्या था बच्चों? हस्तक्षेप था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो हैं 8। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर 9 होते हैं। नहीं, 9 कब होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग तो है बच्चों 8। कितने हैं? 8 कौन कौन से वो भी नाम में लिख देता हूं आपको। फर्स्ट जो आता है वो है भरतनाट्यम। ऐसे नंबर से नहीं है, बस मैं आपको लिख रहा हूं भरतनाट्यम। दूसरे नंबर में लिख रहा हूं कथक, मणिपुरी, मणिपुरी के अलावा है कथकली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के अलावा कौन सा बच्चों? सत्रिया। एक है बच्चों ओडिसी। और 8वें नंबर पर आता है कुचिपुड़ी। ऐसे करके क्लासिकल डांस कितने? 8 है। और काउंट भी कर लेते। कभी कभी क्या होता है माइंड में ऐसा होता है कि लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं लिखे होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासिकल डांस हैं, ये बात ध्यान रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं बच्चों? 9। ये बात अपने को ध्यान रखनी, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ये बात हमें यहां से याद रखनी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको मैं डांस का थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। किसी स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? n-1। किसकी आवश्यकता होती है? n-1। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। टॉपोग्राफी के रूप में ये काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ये टॉपोग्राफी के रूप में काम करता है बच्चों। और टॉपोग्राफी जो होती है वो बस्ट, एक तो होती है बस टॉपोग्राफी, ठीक, इसके अलावा होती है ट्री, स्ट्रीट, ऐसे करके कई टॉपोग्राफी काम कर रही होती है। नेटवर्किंग का सिस्टम होता है बच्चों। क्या होता है? नेटवर्क बनाने के लिए सारी चीज़ें अपन लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जैसे मैंने कहा होल अर्थ ये है, ठीक है, पृथ्वी ये पूरा डायमीटर होगा, रेडियस क्या होगी इसकी? इतनी। तो आधा जो रेडियस है और पूरा मैं खींच देता हूँ, जो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछी गई है कि भैया आर कितना है, यानी कि रेडियस कितना है। तो रेडियस है 6371 किलोमीटर्स। और यहाँ से अगर हमें डायमीटर निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, या इसी को इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र ऐसा ग्रह, एकमात्र वन एंड ओनली प्लैनेट, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। इसका नाम क्या है बच्चों? अर्थ। अर्थ की जो जुड़वा सिस्टर या ट्विन सिस्टर कही जाती है वो क्या किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वीनस को। किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछूं कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर हमारा मिल चुका है, क्या है? ए। निम्नलिखित में किस टीम में खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें ये बोला गया 11 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं क्या? नहीं, इसमें होते हैं 5। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। तो दोनों ही आंसर गलत हैं। तो ना तो डी आंसर है, ना तो फर्स्ट सही है ना ही
सेकंड सही है। जब मैं स्पोर्ट्स को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं वहाँ पे बताता हूँ कि ये कि क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, टोटल 11 एक टीम से, ठीक है। फिर आते हैं फुटबॉल, कितने खेल रहे होते हैं बच्चों, 11 खेल रहे होते हैं। आगे देखते हैं हॉकी। तो ऐसे करके मैंने कई सारे गेमों की लिस्ट बनवा रखी है आपको। तो कितने प्लेयर खेलते हैं हॉकी में भी, 11 एक टीम से। मैदान पर 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 13 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, एनुअली पूछा गया। अगर ऐसे पूछता है कि भैया हमें टोटल 10 ईयर्स का बताओ, इसने क्या होती है एनुअली जब उसने पूछेगा तो जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी तो हमारे लिए डाटा क्या है 1.64%। अगर इसी से अपन 10 साल का निकाल रहे होते थोड़ा डिफरेंट डाटा हमारा यहाँ पे बदल जाता। तो एनुअली जो वृद्धि दर रही है हमारे देश की वो रही है 1.64%। अब बात करते हैं सेंसस के बारे में। जो इंडियन सेंसस है, वर्ल्ड में सेंसस को किस तरह से अपन देखते हैं। तो पहली बार जो सेंसस के बारे में बताया गया था वो कौटिल्य ने बताया था। पहली बार जो सेंसस के बारे में पता लगता है वो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में पता लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके अलावा फिर हमें वेदों में भी मिलते, इससे पहले जो वेदास थे वेदों में भी हमें जनसंख्या से रिलेटेड अवशेष मिलते हैं। उसके अलावा जब मिडाइवल हिस्ट्री में चलते हैं तो अकबर की आईन अकबरी, अकबर की बुक होती है आईन अकबरी। आईन अकबरी में भी हमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार जो जनगणना की जाती है वो की जाती है स्वीडन में 1789। पहली बार जो जनगणना होती है बच्चों 1749 में स्वीडन में होती है। ये बात आपसे पूछा जाएगा कि हमें ऐसा देश बताओ जो सबसे पहले मॉडर्न विश्व में जनगणना की गई थी, तो वो उस देश का नाम क्या है, स्वीडन, ठीक है। अब बात आती है भारत में पहली बार जनगणना कब की जाती है। तो भारत में पहली बार जो जनगणना होती है 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम पर होती है। किसके समय पर होती है, लॉर्ड मेयो के टाइम पर होती है, ठीक है। अब इसके पश्चात कब होती है, 1881 में होती है। 1881 में किसके समय पर होती है, लॉर्ड रिपन के समय पर होती है बच्चों। किसके टाइम पर होती है, लॉर्ड रिपन के समय पर होती है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। 1881 में एक और खास बात हुई थी कि कंपनी एक्ट बना था बच्चों, फैक्ट्री एक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट भी बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि हमें इतना सा बता दीजिए कि फैक्ट्री एक्ट कब बनाया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। जो पहले 1881 में या पहले जो भारत के रजिस्ट्रार बने वो थे WC प्लाउडेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसस करते समय 1881 में पहली बार रजिस्ट्रार कौन, यानी कि जनगणना आयुक्त किसे चुना गया था। तो पहले जनगणना आयुक्त जो थे वो थे WC प्लाउडेन। कौन थे, WC प्लाउडेन। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है, WC प्लाउडेन होते हैं रजिस्ट्रार। अब इसके पश्चात भारत में 2011 में जनगणना होती है। पश्चात मतलब कंटिन्यूसली चल रही थी। हम जो अभी डाटा पढ़ रहे हैं वो 2011 का पढ़ रहे हैं। 2011 में जो सेंसस की आयुक्त, जनसंख्या आयुक्त जो रहते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है चंद्रमौली। बाहुबली वाले नहीं है ये, चंद्रमौली रजिस्ट्रार है। अब जो जनगणना का कार्य किया जाता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और करंट में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो आप सारी बातें समझ गए होंगे, मिस्टर अमित शाह हैं। तो ऐसे करके सेंसस की कुछ बेसिक जानकारी हमने यहाँ से ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCRB। इसकी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है बच्चों। जैसे देखो, नेशनल करेंसी रिकॉर्ड ब्रांच, नेशनल करेंसी रजिस्ट्रार ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। देखो इसको मैं कई बार सॉल्व आपको करा चुका हूँ, तो आपको टेकिंग और टाइम और इसका आंसर करो आप। चलो फटाफट से। क्या होता है कि जब हम खुद से कोई क्वेश्चन करते हैं तो सही गलत एनालिसिस हो जाता है। आप इसको मॉक टेस्ट की सीरीज को 25 जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मॉक टेस्ट की तरह लगा लिया करो। जैसे कि आपने वहाँ पे तो देख के आए हो तो बाद में रियलाइज होता है कि हाँ सर हमने इतने सही किए इतने गलत किए। साथ साथ ही उसे मैच कर लिया करो वीडियो देखते टाइम। X2 पे लगाकर इसे देखो, वीडियो को क्या किया करो, X2 पे लगाया करो। तो साथ में क्या ले लिया करो, पेपर ले लिया आपने। पेपर लेने के साथ ही, क्योंकि जीके का क्या हो साथ साथ आंसर की कैलकुलेशन तो इसकी करनी नहीं है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, थोड़ा आसानी से चीज़ें पता लगा सकते हो आप लोग। तो अपन महारथी लोग हैं कि हम यहाँ पे चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। आओ NCRB से आगे चलते हैं, आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इस इतिहास किसने बनाया था। तो ये थी कमला हैरिस, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कमला हैरिस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, जब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज हो चुका है बच्चों अपने एसएससी में। परमानेंट सेटलमेंट का कार्य किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था बच्चों। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखने वाला व्यक्ति है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है वो 1206 में होती है, 1526 तक, ठीक है, राज किया जाता है। अब कौन कौन से शासक आए, मैं उनकी एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक जानते हैं क्या है? दिल्ली सल्तनत की ट्रिक याद करने का तरीका मैं कई बार क्लास में ही बताया, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में। आज देखो कैसे याद रखोगे। गुलाब खिले तो सांस लो। तो ये सारे राजवंश हैं। जैसे कब दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब होती है? 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, ये इसकी ये कहानी होती है। अब आपसे यहाँ से लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन जो लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत में यूज की जाती थी। ठीक है, अब सारे गुलाम, जैसे गुलाब से याद रखना है आपको गुलाम वंश, गुलाब से याद रखना है गुलाम वंश। ठीक है, खिले से याद रखना है बच्चों आपको खिलजी वंश, तो से याद रखना है आपको तुगलक वंश। ठीक है, सांस से याद रखना है आपको सैयद वंश, और लास्ट एंड फाइनल वंश जो आता है वो लोधी वंश आता है। तो ऐसे करके दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर 1526 तक 5 जो राजवंश है उन्होंने राज किया। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पे 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक क्या किया था बच्चों? राज किया था। चलिए आगे चलते हैं। IAF सूर्य किरण एरोबेटिक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह झारखंड के रांची में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? रांची में किया गया है। इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? दूसरा 4 साल का कार्यक्रम हासिल किया है। तो यह डैनियल नकोवा ने किया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखने वाली बात है यहाँ से। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को चुना गया है। ऐसे मत कर देना कि मैरी कॉम कर दो। मैरी कॉम क्या बॉक्सर है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया है? तो वो किया है जस्टिस VR गवई को। किसे किया गया बच्चों? जस्टिस VR गवई को। ऐसे करके हमने CGL की 25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।